नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में 150 क्वेश्चन का जो हम लोगों ने फुल पेपर टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे और आज ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, रिसेंट वीडियोस में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक ऑलरेडी देख चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज इज और आर करेक्ट। ग्लूकोज से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए दोस्तों, इट इज़ एन एल्डोहेक्सोजेस, इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटरी, इट इज़ फाउंड इन आवर ब्लड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप अगर स्वयं से आंसर देना चाहते हैं तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में स्वयं से आंसर लिखना शुरू कीजिए। ऐसे करके आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है ग्लूकोज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं, इट इज़ एल्डोहेक्सोजेस। एल्डोहेक्सोजेस अर्थात कि 6 मेंबर रिंग, तो ऑब्वियस बात है ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटरी, तो लिबोरोटरी और डेक्स्ट्रोरोटरी दोनों ही फॉर्म में ये मौजूद रहता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ फाउंड इन आवर ब्लड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 102, गिवन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर 200 हाफ यहाँ पे दिया गया है एंड 200 माइनस हाफ दिया गया है। व्हाट इज द नेक्स्ट हायर अलाउड सेट ऑफ n एंड l क्वांटम नंबर्स फॉर दिस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि n एंड l वैल्यू के लिए क्वांटम नंबर्स फॉर दिस एटम, अर्थात कि इससे हायर कौन सा होगा। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए अपने कॉपी में नोट कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 2 ये जो वैल्यू होगा ये n का वैल्यू होगा, ये उसके बाद l का वैल्यू है। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एन, एल और एम ये तीनों ही वैल्यूज़ इसमें भी और इसमें भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर जो है अलग अलग है, अर्थात कि एक ही ऑर्बिटल में सभी मौजूद है। यहाँ पे एन का वैल्यू है 2, अर्थात कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद एल का वैल्यू है 0, अर्थात कि यहाँ पे एस हो जाएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसमें 0 होता है, अर्थात कि ये जो ऑर्बिटल दर्शाया गया है ये 2s दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि द नेक्स्ट हायर अलाउड सेट ऑफ n प्लस l, अर्थात कि इससे हायर सेट क्या होता है, 2s के बाद आता है इसका हायर एनर्जी 2p आता है, ठीक है, जिसमें n इज इक्वल टू कितना होता है, n इज इक्वल टू 2 होता है और s इज इक्वल टू आपका होता है 1, ठीक है। देखिए n इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। n इज इक्वल टू, n का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है और p में s का वैल्यू आपका 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम कौन सा क्वांटम नंबर दर्शाता है। जहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन जो दिया गया है n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 है, उसके बाद s इज इक्वल टू प्लस हाफ है। सेकेंड नंबर n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ है, उसके बाद n 4 है, l 0 0, उसके बाद प्लस हाफ है, n इज इक्वल टू 3 है, उसके बाद 0 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ है। तो किसका एनर्जी हाईएस्ट होगा ये आपको बताना है। दोस्तों, अबाउट प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा n प्लस एल का वैल्यू जिसका हाई होता है उसी का एनर्जी हाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू निकालिए। देखिए दोस्तों, इसमें n प्लस एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसमें 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, नीचे 4 प्लस 0
4 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 0 3 हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे n + l का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, n + l का वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है एनर्जी उसी का ज़्यादा होता है। अगर n + l बराबर रहे तो n का वैल्यू जिसमें ज़्यादा रहता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे n + l ही आपका यहाँ पे मिल गया, उसी से मिल गया, तो एक ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा, n + l का वैल्यू हाई मतलब एनर्जी हाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस। यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। चलिए एक एक केमिकल रिएक्शंस को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ये 3 केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं और इससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछा गया है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन केस ऑफ, वर्क इज डन मतलब कौन सा ऐसा आपका यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है जिसमें वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। डन बाय द सिस्टम अर्थात कि सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा मतलब यहाँ पे समझना होगा कि आपको यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव किस में आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, इसमें वॉल्यूम से आपको पता लगाना होगा। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला पे ही बेस्ड होगा। जो हमारा फॉर्मूला था 2.303 nRT V2 V1/V2। ठीक है, तो इसमें आपको देखना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों गैस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गैस बन रहा है अर्थात कि एक्सपांसन हो रहा है। एक्सपांसन हो रहा है मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1 हो रहा है। ठीक है, V2 जो है V1 से ग्रेटर हो रहा है, जिससे यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए गैस हो रहा है और गैस होता है, गैस जब बनता है वो उसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और बढ़ता है मतलब यहाँ पे देखिए V2 नीचे वाला अगर बड़ा हो जाता है तो ऊपर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन देखिए, SO2 यहाँ पे गैस है, गैस है, यहाँ पे गैस है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए सॉलिड 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 और गैस है, सॉलिड और गैस है, यहाँ भी कोई नहीं हो रहा। तो आपका करेक्ट आंसर ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे और एक रिएक्शन दिया गया है। CaCO3 यहाँ पे सॉलिड है, CaO सॉलिड बन रहा है और CO2 गैस बन रहा है। इफ एट 0 केल्विन डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन इज x कैलोरी पर मोल, देन एंट्रोपी ऑफ CO2 गैस एट 0 केल्विन इज। गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है डेल्टा S जो है वो x है। डेल्टा S अगर x है तो डेल्टा H को यहाँ पे पॉजिटिव होना होगा। तो यहाँ पे -x केल्विन तो नहीं होगा और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे 0 केल्विन भी नहीं होगा, उसको पॉजिटिव में होना होगा अर्थात कि +x किलो कैलोरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ Al। फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ Al इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द Mg। इसका क्या रीज़न है? पहला ऑप्शन है देखिए द एटॉमिक साइज ऑफ Al इज ग्रेटर देन Mg। द एटॉमिक साइज ऑफ Al इज लेस देन Mg। Al हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। द एटॉमिक नंबर ऑफ Al इज ग्रेटर देन Mg। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ Al, एल्युमिनियम का फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ये हाई होता है किससे? Mg से। तो देखिए दोस्तों Mg और Al को बनाते हैं, चूँकि Mg बाद में आता है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ Al इज स्मॉलर। जब यहाँ पे Mg को स्मॉलर होना चाहिए था लेकिन Al का स्मॉलर होता है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो है Mg के बाद आता है, Mg पहले आता है, Mg12 है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ठीक है, ऐसे जनरली लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आयोनेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का कम होता है। तो ये क्यों होता है? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3s2p1 होता है, उसके बाद इसका होता है 3s2 3p2 ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम का 3s2 होगा। ठीक है, क्योंकि 3s1 सोडियम का होता है, इसमें 3s2 और एल्युमिनियम का p1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात कि फुल्ली
यहाँ पे फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, और फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड जब रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल मतलब यहाँ पे आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेपर है तो आसानी से ये निकल जाएगा, इसीलिए एल्युमिनियम का आयोनेशन पोटेंशियल कम होता है। तो वही चीज़ कहा गया था, एल्युमिनियम का आयनेशन पोटेंशियल कम क्यों होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे Mg का जो इलेक्ट्रॉन है 3s2 ये फुल्ली फिल्ड है और ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि Al का 3s2p1 है, ठीक है। यहाँ पे p से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो Al हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, एल्युमिनियम का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, जिसके कारण इसको आसानी से निकाला जा सकता है और इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ये कम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम का मैग्नेटिक मोमेंट है Z इज इक्वल टू 23, क्रोमियम का है क्रोमियम का यहाँ पे ये Z दिया गया है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और यहाँ Z इज इक्वल टू 25 है मैग्नीज का, ठीक है। और यहाँ पे XYZ ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। 23 इसका होता है, 24, 25। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वेनेडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम का होता है 4s2 3d3 ये होता है। क्रोमियम का होता है आपका 4s1 3d5 ये होता है क्रोमियम का, हाफ फील्ड वाला यहाँ पे केस चलता है। उसके बाद मैग्नीज का होता है 4s2 3d5 ये मैग्नीज का होता है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, वेनेडियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, क्रोमियम का 5 और एक 6 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मैग्नीज का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिख रहा है, क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीज का होगा, उसके बाद वेनेडियम का होगा। तो ऐसा केस देखिए कौन सा है, देखिए क्रोमियम का सबसे ज़्यादा होगा, क्रोमियम मतलब वाई है, वाई का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, उसके वाई के बाद आपका हम लोगों ने देखे थे मैग्नीज का, मैग्नीज का जेड है। उसके बाद सबसे कम होगा आपका वेनेडियम का। तो ये वाला कहाँ पे है ट्रेंड देखिए, तो देखिए वाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जेड, उसके बाद एक्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट याद रखेंगे, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच लोअर देन दैट ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ द क्लोरीन। तो बी नंबर तो नहीं होगा, ये एक्सेप्शन केस में आता है। क्लोरीन का यहाँ पे देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, यहाँ पे क्या कहा गया, नाइट्रोजन इज मच लोअर देन, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यहाँ पे कहा गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन और ऑक्सीजन से मच लोअर क्यों होता है। देखिए यहाँ पे कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2s2p2 होता है, इसका होता है 2s2p3 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 2s2p4, ये आपका कन्फिग्रेशन होता है। इसका 6 एटॉमिक नंबर है, इसका 7 और इसका 8। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, 2s2p3, p3 जो है हाफ फील्ड है और s जो है ये फुल्ली फील्ड है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड अगर आता है तो मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है मतलब लेस एनर्जी रिलीज होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका लेस होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जो है वो कम होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच लोअर देन ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, ए रिएक्शन दैट इज स्पॉन्टानियस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। जो रिएक्शन स्पॉन्टानियस होते हैं उसको किस प्रकार से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रोसीडिंग इन बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, हैविंग द सेम रेट इन बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, रिलीजिंग हीट टू सराउंडिंग, या फिर ऑप्शन डी है देखिए प्रोसीडिंग विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वंस इट हैज़ बिगन।
तो स्पॉन्टानियस रिएक्शन से संबंधित कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कॉपी में नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, स्पॉन्टानियस रिएक्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसीडिंग विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वंस इट बिगन, मतलब ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स से आगे बढ़ता है स्पॉन्टानियस रिएक्शन में। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 10 के फॉर द रिएक्शन ए बी इज। log 10 के का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, 5 होगा, 10 होगा, 95 होगा या फिर 100 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा डेल जी, दो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, निकालना है log k का वैल्यू, log 10 k का वैल्यू। तो log 10 k का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, वही जो हमारा डेल जी नॉट वाला ये वाला फॉर्मूला है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log k नॉट, यहीं से k का वैल्यू निकलेगा। लेकिन यहाँ पे डेल जी हम लोग को पता नहीं है, तो डेल जी का वैल्यू निकालिएगा पहले। डेल जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H0 प्लस टी डेल माइनस यहाँ पे माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, ये गिब्स फ्री निकालेंगे, उसके बाद गिब्स फ्री के जरिए यहाँ पे के का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, फॉर्मूला बता दिया है कैसे बनना है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, इफ एजीमुथल क्वांटम नंबर कुड हैव वैल्यू ऑफ एन also in addition to normal value then electronic configuration of Z is equal to 23 also have been। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो इसको सॉल्व करने आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एन के वैल्यू के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Z इज इक्वल टू 23 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं n-1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अगर L इज इक्वल टू एन होगा, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू n के बराबर होगा, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो एजीमुथल क्वांटम ऐसे तो Z इज इक्वल टू 23, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 23 का कन्फिग्रेशन Z इज इक्वल टू, इसका कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 p6 3s2 p6, उसके बाद 4s ग्रुप आ जाता है, 4s सबसे रहता है 4s2 3d3, ये आपका होता है 23 का 4s2 3d3, 23 3d ग्रुप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3d सब सेल में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो 3d3 इसका कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर n इज इक्वल टू एल होगा, अर्थात कि n का वैल्यू l के बराबर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1s1 n का वैल्यू l के बराबर है, मतलब 1p हो जाएगा, 1p आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक कम हो रहा था इसीलिए हम लोग s तक ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे n के बराबर है तो p भी आएगा, तो p पे कितना रहता है, टोटल 6 रहता है। उसके बाद 2s2 आएगा, 2p आएगा, 2p6 और 2d भी आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू l है, तो 2d यहाँ पे आएगा, पहले s भरेगा। ठीक है, 2p के बाद यहाँ पे 3s आएगा, 3s2 आएगा, उसके बाद आएगा 2d5। ठीक है, 2d5 तक, तो ये आपका कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू एल होगा तो आपका कन्फिग्रेशन ये होगा। तो ये कौन सा में है, देखिए ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसिडिक मीडियम MnO4- इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, इफ H+ आयन कंसनट्रेशन इज डबल्ड, H+ आयन का यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है वो डबल किया जा रहा है, H+ आयन कंसनट्रेशन इज डबल्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल MnO4- Mn2+ प्लेटिनम विल बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बताने का प्रयास करेंगे 112। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए EMF ऑफ MnO4- Mn+ इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है 0.059 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे इधर होगा आगे साइड log Mn2+ और नीचे आपका रिएक्टेंट जो होगा Mn
O4 माइनस और H+, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है H+ कंसनट्रेशन को डबल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8/5 यहाँ पे इसका जो वैल्यू है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसी में आपको बैठाने से निकल जाएगा। देखिए किसका कहाँ वैल्यू दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ पे बैठा लीजिएगा। देखिए 8 को H किया जा रहा है और H+ आयन कंसनट्रेशन को डबल किया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज बाय 28.46 MB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से 2A से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इनिशियल कंसनट्रेशन 0.1 है एंड रेट कांस्टेंट कितना है, इतना है, DMQ है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे कितना टाइम में ख़त्म होगा, अर्थात कि यहाँ पे टाइम पता करना है हाफ लाइफ पीरियड का, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आपका यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड होता है T½ इज इक्वल टू T½ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है K/R0, ठीक है। R0 क्या है, ये इनिशियल कंसनट्रेशन है। तो इसी फॉर्मूला में आपको बैठाना है 1/K का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है A 0.1 मोल, उसके बाद दिया गया है M एंड रेट कांस्टेंट K का वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻³ ठीक है, 2 × 10⁻³। तो यहाँ पे 1 क्या था फॉर्मूला, 1/K/R0 था ये हमारा फॉर्मूला। तो 1/K का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2 × 10⁻³ R0 का वैल्यू दिया गया 0.1 मोल, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और ये 0.1 भी ऊपर चला जाएगा तो फिर से एक तो 10 आएगा और नीचे 2 आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 5000 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 5000 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5000 सेकेंड है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में 5000 सेकेंड है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाफ लाइफ पीरियड याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हाफ लाइफ ऑफ हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा 1/K/R0, ये सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड है। उसके बाद T½ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए, और जीरोथ ऑर्डर के लिए आपका होता है T½ इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाई 2K, ये जीरोथ ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इसीलिए थोड़ा सा उसको देख लेना है। यहाँ पे देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन है ए से प्रोडक्ट बन रहा है, A0 दिया गया है यहाँ पे। आफ्टर 10 मिनट रिएक्शन इज 10% कम्प्लीटेड इफ इतना T½ इज, T½ यहाँ पे पूछा गया है क्या होगा। तो पहले यहाँ पे K का फॉर्मूला बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए -dA/dt, यहाँ पे K दिया गया है KA। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू होगा, K इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/T ऊपर में A0 नीचे में A, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर में होता है, नीचे एट टाइम T, और K क्या है, रेट ऑफ कांस्टेंट है, T क्या है, टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 कितना खत्म हो रहा है, 10% खत्म हो रहा है 10 मिनट में। तो यहाँ पे 10 मिनट टाइम दिया गया है ln, उसके बाद यहाँ पे 10% खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे 2 लिया गया था, 10% इसका खत्म हो रहा है तो बचेगा कितना, 1.8 बचेगा, ठीक है। 2 का 10% यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, 2 का 10% निकालिएगा, माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 1.8, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0105, ये आपका आएगा यहाँ पे K का वैल्यू। अब यहाँ पे T½ निकालना है, T½ निकालिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वही जो फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो इसमें आप K का वैल्यू जो हम लोग का निकला है उसको बैठा दीजिएगा तो आपका T½ निकल जाएगा। तो ऐसे में आपका जो आंसर आएगा 69.3 मिनट आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन रेट आर डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। रिएक्शन रेट से संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है। देखिए पहला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है द नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स
उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है देखिए द फोर्स ऑफ कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है द ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्टानिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पॉन्टानिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉन्टानिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एल्केन का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये वाला ऊपर में थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, इससे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और इन द अबव रिएक्शन तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, यही पूछा गया है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, नहीं एल्केन प्लस Cl2 का रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो एल्कीन है, एल्कीन लिया जा रहा है, तो ये एल्कीन कौन सा एल्कीन है ये आपको बताना है। यहाँ पे एल्कीन का रिएक्शन हो रहा है Cl2 के साथ और आपका बन रहा है ये पूरा ये से यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एल्कीन है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा E-ब्यूट-2-इन। ठीक है, कौन सा एल्कीन लिया गया है, E-ब्यूट-2-इन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैसेस आर करेक्ट। क्रिटिकल कांस्टेंट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए लार्जर Tc/P द वैल्यू ऑफ ए गैस लार्जर वुड बी द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ऑप्शन यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट है क्रिटिकल टेम्परेचर Tc ऑफ ए गैस इज ग्रेटर देन इट्स बॉयल टेम्परेचर Tb एट द क्रिटिकल पॉइंट इन द वैन डर वाल्स आइसोथर्म dP/del Vm इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टेटमेंट दिया गया है 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से संबंधित यहाँ पे दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे आपको अरेंज करना है। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अर्थात कि नेगेटिव चार्ज पर अटैक करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा उसी का यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे ज़्यादा होगा। तो याद रखेंगे एक चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा कि ये जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है उस एल्कीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माफ़ कीजिएगा एल्कीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रॉपर्टी है वो एल्काइन से ज़्यादा होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रॉपर्टी एल्काइन से ज़्यादा होता है। तो A इज़ ग्रेटर देन B ये तो पता चल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट कम होगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होगा। तो A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन D इज़ ग्रेटर देन C, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर है। तो जैसे कि आप से देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन D इज़ ग्रेटर देन C, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। कौन सा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का यहाँ पे एग्जांपल है ये आपको बताना है। जिरकोनियम एंड इटेरियम हैव अबाउट द सेम रेडियाई। जिरकोनियम एंड इटेरियम का आप सेम रेडियाई होता है। जिरकोनियम एंड नायोबियम का सेम होता है। जिरकोनियम एंड हाफनियम का सेम होता है, या फिर जिरकोनियम एंड जेरेन का सेम होता है। तो दोस्तों लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियाई जो है ये सेम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो आर इन द ऑर्डर। मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो जैसे कि मैंने बताया मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको देखना है कि किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 4 का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 का सबसे कम होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो। sp2 कितना बॉन्ड है इसमें आपको खोजना है। तो चलिए जी इसमें देखिए ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है sp2 यहाँ पे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, मतलब यहाँ पे एक sp2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है sp2 कार्बन है, यहाँ भी 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 sp2 कार्बन है, उसके बाद यहाँ भी sp2 कार्बन है। यहाँ पे पूछा गया sp2 बॉन्ड कितना होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, 4 हो गया। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड
फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड दिया गया है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है कितना, कौन सा आपका अधिक स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा, अर्थात कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको यहाँ पे सजाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की ओर साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे सीजियम का साइज ज़्यादा होगा, उसके बाद आरबी, उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम का। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा यहाँ पे सुपर ऑक्साइड का यहाँ पे स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए इनको पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा। LaOH3 इज द लीस्ट बेसिक अमोंग हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइड। Zirconium 4+ and hafnium 4+ possess almost the same ionic radii. Cesium 4+ can act as a oxidizing agent. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 123 का करेक्ट आंसर। दोस्तों 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 and 2। यहाँ पे देखिए LaOH3 इज द लीस्ट बेसिक अमोंग द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जिरकोनियम और हाफनियम पोजेस ऑलमोस्ट द सेम रेडियाई, क्योंकि जिरकोनियम और हाफनियम सेम रेडियाई पोजेस करते हैं तो उसका आयन भी सेम रेडियाई ही पोजेस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, चलिए इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स द कन्फिगरेशन ऑफ द कायरलिटी सेंटर, या फिर RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स द कन्फिगरेशन ऑफ द ए कायरलिटी सेंटर। EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स द कन्फिगरेशन ऑफ द कायरलिटी सेंटर, या फिर लास्ट ऑप्शन है देखिए दोस्तों EZ सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स द कन्फिगरेशन ऑफ द ए कायरलिटी सेंटर। तो याद रखेंगे दोस्तों RS जो सिस्टम होता है ये कायरलिटी सेंटर का कन्फिगरेशन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है एज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका ऑर्डर क्या है ये आपको बताना है। 125 का करेक्ट आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से जो टाइम है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ भी टाइम गैप आपका 100 है, यहाँ भी आपका टाइम गैप 100 है। तो ये जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, 100 मिनट, टी हाफ इज कांस्टेंट, टी हाफ दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, आधा रिएक्शन इसका देखिए 100 मिनट में हो रहा है, इधर इसका भी आधा रिएक्शन 100 मिनट हो रहा है। तो ये आधा आधा रिएक्शन मिला करके पूरा रिएक्शन होगा, अर्थात कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अन एल्केन हाइब्रिडाइज्ड नाइट्राइल। कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। नाइट्राइल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर ऑप्शन बी है देयर कैन बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन नाइट्राइल कार्बन एंड नाइट्रोजन रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी है बेसिक कैरेक्टर इज लेस देन अमोनिया और अमीन्स। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे एल्केन हाइब्रिडाइज्ड नाइट्राइल के लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्काइन यील्ड्स ब्यूटेनोइक एसिड। ये ब्यूटेनोइक एसिड एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। ओजोन के साथ रिएक्शन करवाने के बाद कौन सा ऐसा यहाँ पे एल्काइन है जो कि ब्यूटेनोइक एसिड देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा यहाँ पे रिएक्शन कराने से देगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 4-ऑक्टाइन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 डेल एच फॉर कंबूसन ऑफ इथेन एंड इथाइन आर -341.1 -310.0 किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली। विच गैस इज बेटर फॉर द वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग पर्पस के लिए कौन सा ज़्यादा होगा, जिसका कैलोरीफाइक वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे इसको देखने से नहीं पता होगा, डेल एच देखने से नहीं पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको डेल एच जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा उसका ही यहाँ पे वेल्डिंग पर्पस के लिए उपयोग होगा। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इथेन का है, इथेन का कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा -341.1 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 30। ठीक है, इथेन का मोलर मास 30, तो इसका जो निकल के आएगा -11.37, ये किलो कैलोरी पर ग्राम आएगा। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथाइन, इथाइन का निकलेगा -310 है। उसके बाद इसका जो मोलर मास है इथाइन का 26 होता है, तो ये निकल करके आएगा -11.92 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, अर्थात नेगेटिव में ज़्यादा देखना है। ऐसे तो इसका ज़्यादा होगा, लेकिन
ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जिसका होता है उसी को हम लोग वेल्डिंग पर्पज़ के लिए उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे इथाइन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट सर्व एज ए मोनोमर फॉर ए एडिशन पॉलीमर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका एडिशन पॉलीमर में मोनोमर यूनिट के रूप में नहीं उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं, इसका, लेकिन ये जो है ऑप्शन डी, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं एडिशन पॉलीमर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू बी। ए का कन्वर्जन, यहाँ पे ए का कन्वर्जन आपको करना है बी में। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, कौन सा यहाँ पे आपका कंडीशन लगेगा ये आपको बताना है। 130 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 130 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा कंडीशन लगेगा, इसका कंडीशन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आप करेंगे, सबसे पहले आप BH3THF के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2O2, उसके बाद आप LiAlH4 का उपयोग करके यहाँ पे बी आपका यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, इन विच केस देयर इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन व्हेन NH3 इज प्रोटोनेटेड AlH3 combines with H- in both of the A and B आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे AlH3 जब H- के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, AlH3 जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे इस टाइप से H3 होता है, ये sp2 होता है, sp2 होता है, लेकिन जब H- यहाँ पे कंबाइन करता है तो AlH4- बनाता है और यहाँ पे Al जो होता है इस टाइम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोनो एटोमिक ideal gas undergoes a process in which the ratio of P to V at any instant is constant and equal to 1. What is the molar heat capacity of the gas? Molar heat capacity of the gas आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, अर्थात कि यहाँ पे दिया गया P इज इक्वल टू V दिया गया, कांस्टेंट दिया गया, मतलब P बाई V इज इक्वल टू 1 होगा। P बाई V इज इक्वल टू 1 होगा और हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू RT होता है। इसी से आप अपना जो ये है उसको डिराइव कर सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा 4R/2। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप बना सकते हैं आराम से, जैसे कि यहाँ पे PV इज इक्वल टू RT होता है, उसके बाद PdV प्लस VdP होगा इज इक्वल टू RdT होगा। ठीक है, ये दोनों ही बराबर दिया गया है, अर्थात कि P बाई इज इक्वल टू V दिया गया है, तो ये दोनों ही बराबर हो जाएगा 2PdV इज इक्वल टू RdT। उसके बाद 2 को इधर भेजिएगा और अरेंज करेगा तो आपका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा। ठीक है, 4R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, इसको मैच करना है। ठीक है, कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 का मैच करना है। देखिए NiCN(2-), इसका मैच किसके साथ होगा, NiCN(2-), इसका मैच आपका हो जाएगा DsP2 डायमैग्नेटिक होगा, इसका मैच आपका हो जाएगा इसके साथ 6 के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्लोरोफिल, इसका मैच आपका हो जाएगा 4 के साथ, Mg2+ होता है क्लोरोफिल में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सी का मैच होगा आपका 1 के साथ जिग्लरनाटा कैटलिस्ट Ti4+। ठीक है, उसके बाद डी का मैच होगा आपका 2 के साथ, डी का मैच होगा sp3 पैरामैग्नेटिक, और ई का मैच होगा 3 के साथ नन प्लानर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64132। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 134। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे C⋅O के साथ ये टोटल ही जुड़ा हुआ है, CH3 2 है, तो इसमें CH3 और इसमें 3H, यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर से मिलान करना है। चलिए इसका मिलान कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 135 का, तो देखिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मिलान हो जाएगा आपका CH3COO Na, इसका हाइड्रोलाइज करेंगे CH3COO- प्लस Na+ बनेगा, तो उसमें वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का मिलान होगा 1 के साथ NH4Cl और इसका मिलान होगा 2 के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजुगेट बेस H2PO4- इज, इसका H2PO4- का कंजुगेट बेस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका H2PO4-। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसका कंजुगेट बेस होता है HPO4 2-, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डी और एल इज बेस्ड ऑन ग्लिसरल्डिहाइड डायास्टेरोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, बोथ द एबोव स्टेटमेंट करेक्ट, नन ऑफ द एबोव स्टेटमेंट आर करेक्ट। 137 का क्या करेक्ट आंसर होगा? दोस्तों यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी और एल इज बेस्ड ऑन ग्लिसरल्डिहाइड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? H2SO4 इज ट्राइबेसिक, H3PO4 इज ट्राइबेसिक, H3PO2 इज ट्राइबेसिक, या फिर H4EDTA इज टेट्राबेसिक। तो देखिए यहाँ पे H3PO4 इज ट्राइबेसिक और H3PO2 इज ट्राइबेसिक। तो यहाँ पे दो में से एक तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि दोनों समान नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों ही ट्राइबेसिक नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा, ये आपका ट्राइबेसिक नहीं होगा, ये डाइबेसिक होता है क्योंकि 2 OH रहता है, जबकि ये वाला ट्राइबेसिक होता है क्योंकि आप बना के भी देख सकते हैं, P डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे 3 OH रहता है, ये OH इधर OH और इधर OH, ये 3 OH रहता है, तो ट्राइबेसिक ये हो गया। लेकिन ये वाला जो है ये ट्राइबेसिक नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeOH होल टू 6,3+ इज प्रिपेयर्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन बिकॉज। इसको देखिए दोस्तों, ये जो प्रिपेयर किया जाता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्या रीज़न है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FeOH होल टू, माफ कीजिएगा, FeOH2 होल 6,3+ इज ए ब्रोंस्टेड एसिड इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में ब्रोंस्टेड एसिड की तरह ये बिहेव करता है, इसीलिए यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन में इसका प्रिपरेशन किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर सॉल्ट्स आर कलर्ड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और उनके सॉल्ट जो होते हैं ये कलर्ड होता है, उसका क्या कारण है? अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कलर्ड? तो नीचे जो भी यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं इसमें से कौन सा कलर्ड है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन में किन का अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और एक चीज़ याद रखेंगे, देखिए दोस्तों इसका जो TiCl4 है ये आपका नहीं होगा कलर्ड, और CuCl4 ये आपका कलर्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे KMnO4 और ये दोनों ही कलर्ड होगा, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ये A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही कलर्ड होगा क्योंकि देखिए दोस्तों इसका कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि इसका जो कारण होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ड्यू चार्ज ट्रांसफर के कारण ये दोनों ही कलर्ड होता है। जैसे कि KMnO4 आप सभी देखे होंगे पर्पल कलर का थोड़ा सा होता है, CeSO4 होल टू ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजुगेट एसिड इज कंजुगेट एसिड ऑफ इतना का कंजुगेट एसिड कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है, 141 का करेक्ट आंसर देंगे। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? तो इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा TiOH2 होल 6,3+। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटॉन H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में किसमें H+ प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे H+ प्रोटॉन अर्थात कि इसमें से कौन सा अटैच हो सकता है, मतलब H+ किस में अटैच हो सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, ये चीज़ आपको बताना है। तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा खास करके कार्बन में, तो उसमें ज़्यादातर अटैच होने का संभावना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस पहले ऑप्शन में आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इस यहाँ वाला कार्बन को देखेंगे, देखिए 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब इसके पास अभी भी 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H+ यहाँ पे अटैच होना चाहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SE रिएक्शन। SE रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है ये आपको बताना है। तो SE अर्थात कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अर्थात पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पर ये अटैक करना चाहेगा। तो जहाँ पे इसको ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहाँ पे ये ज़्यादा अटैक करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किसमें ज़्यादातर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कि रिंग को देगा। जबकि यहाँ पे CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाएगा अर्थात कि नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल जो है आसानी से अटैक कर सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर से आपको यहाँ पे अरेंज करना है, कौन सा आपका अरेंजमेंट सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए
और Z, ये बेंजीन में लगभग जो सभी बॉन्ड होते हैं उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बराबर होता है, इसलिए W और Z का बॉन्ड लेंथ ये दोनों ही बराबर होगा और X का सबसे यहाँ पे छोटा होगा, Y का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, CH3 यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा होगा इसका बॉन्ड लेंथ। उसके बाद CH2 है, इसका बॉन्ड लेंथ ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से, सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए Y सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड उसके बाद आएगा, अर्थात कि सबसे छोटा डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा और बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड है। आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं छोटा होगा, क्योंकि देखिए बेंजीन में जो बॉन्ड रहता है वो सिग्मा बॉन्ड से छोटा रहता है, लेकिन जो यहाँ पे एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है उससे स्लाइटली बड़ा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये करेक्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के सल्फोनेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, SO2 माइनस, SO4, HSO4 HSO3 माइनस या फिर H2SO4। तो H2SO4 हालांकि रिएक्ट कराते हैं, लेकिन H2SO4 ये सल्फोनेशन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, केवल H2SO4 से जो SO3 यहाँ पे निकलता है वही आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। कौन सा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और फिनाइल जितना भी अधिक जुड़ा होगा, अर्थात कि बेंजीन रिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है Y, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा Y, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा Y का, ये बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करके एज कैटलिस्ट यूज़ करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन कौन से रिएक्शन से आप बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बेंजीन से रिएक्शन करवाएंगे इथाइन का, तो यहाँ पे इथाइल बेंजीन आप बना सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इतना, हेंस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, 85.2 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर -28.4 किलो कैलोरी पर मोल, -49.3 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर -35.9 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -85.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन। लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, RCl + AlCl3 R + AlCl4 माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है, और इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन को कर लिया है। इससे आपको एक प्रकार से आइडिया लग गया होगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।